हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सीएचओ मॉडल टेस्ट पेपर 4th। इससे पहले हम 3 मॉडल टेस्ट पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। आशा करता हूँ कि सभी को समझ में आ गए होंगे, किसी को भी डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी अगर आपको किसी किस्म में डाउट होता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं बार बार यही कहता हूँ कि मैं सीएचओ से रिगार्डिंग जो भी मॉडल टेस्ट पेपर बना रहा हूँ, ये सीएचओ के अलावा जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम होती है उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी क्वेश्चंस को केयरफुली पढ़िए, सभी को अच्छे से पढ़े। अगर आपको फिर भी कहीं समझ में नहीं आई तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, आज जो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे फिर आप एनसीएल के दे लेना, चाहे सीआरपीएफ के दे लेना, चाहे फिर आप एम्स के दे लेना, एसजीपी, चाहे जो भी आप एग्जाम देते हो, सभी एग्जाम के लिए आज का जो पेपर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, ऐसा ना सोचे कि मैं सीएचओ मॉडल टेस्ट पेपर यहाँ पे जो हेडिंग है वो डाल रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि सीएचओ से रिगार्डिंग जो पेपर है वो बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़े। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आई तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। चलिए फटाफट देख लेते हैं 50 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, टेंशन ना ले, आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ ले। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, द पेशेंट विथ अपेंडिसाइटिस यूजुअली एग्जिबिट्स द फॉलोइंग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। जो अपेंडिसाइटिस के पेशेंट होते हैं उनके अंदर कौन कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देखने को मिलते हैं? ए, हेमेटेमेसिस और मेलिना। बी, पेन अकर्स इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग। सी, रीबाउंड टेंडरनेस एट मैकबर्नीज पॉइंट। डी, हेल्ड बाय रिगर्जिटेशन एंड डिस्फेजिया। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, रीबाउंड टेंडरनेस एट मैकबर्नीज पॉइंट। अपेंडिसाइटिस का मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है रीबाउंड टेंडरनेस। तो फ्रेंड्स, आपको एक जो वर्ड है वो भी दिया जा सकता है और साथ में ये भी दिया जा सकता है, ये जो रीबाउंड टेंडरनेस वो कहाँ पे हो रहा है? मैकबर्नीज पॉइंट के ऊपर। फ्रेंड्स, आपको बताना है ए, बी और डी, 3 ऑप्शन जो बच गए उनकी डिजीज कंडीशन आपको बतानी है, यानी कि कौन सी डिजीज कंडीशन की एक क्लिनिकल फीचर है। फ्रेंड्स, आपको ही फायदा होगा अगर आप बताओगे तो। अगर आप नहीं बताते हो तो आपका ही नुकसान होने वाला है। फ्रेंड्स, मैं इसलिए पूछता हूँ ताकि आप बुक भी अगर ओपन करके बताते हो, देख के बताते हो, तो आप एक चीज़ नहीं उसके साथ में 2-4 चीज़ और पढ़ लेते हो तो आपका ही फायदा होगा। फ्रेंड्स, आपको ज़रूर बताना है, चाहे आप नेट से देख के बता दीजिए, चाहे फिर आप अपनी बुक को ओपन करके बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्लेम्सिया इज करेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जो इक्लेम्सिया है उसके सभी करेक्टरिस्टिक है एक को छोड़कर, एक्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। ए, बीपी इज ग्रेटर देन 160/110 mmHg। बी, सीजर्स। सी, मार्क्ड प्रोटीनूरिया। डी, माइल्ड फेशियल एडिमा। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, माइल्ड फेशियल एडिमा। ये इक्लेम्सिया का करेक्टरिस्टिक नहीं है। बाकी तीनों जो ऑप्शन दिए गए हैं तीनों इक्लेम्सिया के करेक्टरिस्टिक है। बीपी ग्रेटर देन 160/110 mmHg रहेगी और सीजर्स भी इक्लेम्सिया के पेशेंट के अंदर देखने को मिलेंगे। मार्क्ड प्रोटीनूरिया, यूरिन के साथ में प्रोटीन का एक्सक्रीशन भी होगा। ये किस डिजीज के क्या करेक्टरिस्टिक है? इक्लेम्सिया के। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, आपको एक जो करेक्टरिस्टिक है वो भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुमन ऑन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स शुड बी एडवाइज्ड टू रिपोर्ट द फॉलोइंग वार्निंग साइंस एक्सेप्ट। जो भी वुमेन्स ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स पिल्स या मेडिकेशंस ले रही होती है उनके अंदर कौन कौन से वार्निंग साइंस देखने को मिलते हैं, एक को छोड़कर। एक्सेप्ट से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ए, हेडेक। बी, चेस्ट पेन। सी, टूथएक। डी, एब्डोमिनल पेन। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, टूथएक। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की वजह से टूथ एक नहीं होता है। बाकी जो 3 ऑप्शन आपको देंगे वो क्या है? वार्निंग साइन है। किसके? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिकेशन के। हेडेक भी हो सकता है, चेस्ट पेन भी हो सकता है और एब्डोमेन पेन भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटेड ब्रेस्ट मिल्क शुड नॉट बी यूज्ड इफ इट इज बियॉन्ड। अगर ब्रेस्ट मिल्क को रेफ्रिजरेटर के अंदर रखा जाता है तो उसको कब तक यूज़ कर लेना चाहिए, उसके बाद आपको यूज़ नहीं करना है। ऑप्शन देखिए, ए, 1 वीक। बी, 48 आवर्स। सी, 2 वीक्स। डी, 2 मंथ्स। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 48 आवर्स। जो भी ब्रेस्ट मिल्क रेफ्रिजरेटर के अंदर रखा जाता है उसको 48 घंटे के अंदर अंदर आपको यूज़ लेना है, उसके बाद आपको यूज़ नहीं लेना है, उसको डिस्कार्ड कर देना है। फ्रेंड्स, ध्यान रखने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, 1 कार्डियक साइकिल कंप्लीट्स इन। एक जो कार्डियक साइकिल होता है उसको कंप्लीट होने में कितना समय लगता है? ए, 0.9 सेकेंड्स। बी, 0.57 सेकेंड्स। सी, 0.8 सेकेंड्स। डी, 0.12 सेकेंड्स। फ्रेंड्स, इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 0.8 सेकेंड्स।
एक कार्डियक साइकिल को कंप्लीट होने में 0.8 सेकेंड लग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है। द इन्फ्लामेटरी या एक्सुडेटिव फेज ऑफ वुंड हीलिंग विल लास्ट फॉर, यानी कि जो वुंड हीलिंग की एक फेज है, इन्फ्लामेटरी फेज या एक्सुडेटिव फेज, ये कब से कब तक चलती है? ऑप्शन देखिए, ए 1 to 4 days, बी 5 to 20 days, सी 21 days to a month, डी 1 year। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 1 to 4 days, यानी कि जो इन्फ्लामेटरी एक्सुडेटिव फेज होती है वुंड हीलिंग की वो 1 से 4 दिन की होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, द मेन कॉज ऑफ जेनाइटल वार्ड्स इज, जेनाइटल वार्ड्स को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? आपके सामने है कॉन्डाइलोमेटा एक्यूमिनेटा, कॉन्डाइलोमेटा एक्यूमिनेटा। फ्रेंड्स आपको जेनाइटल वार्ड्स भी दिया जा सकता है और कॉन्डाइलोमेटा एक्यूमिनेटा वर्ड भी दिया जा सकता है, आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पूछा गया जेनाइटल वार्ड्स का जो मेन कॉज है वो क्या है? ऑप्शन देखिए, ए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV, बी निजेरिया गोनोरिया, सी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, डी हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। जेनाइटल वार्ड्स या फिर कॉन्डाइलोमेटा एक्यूमिनेटा का जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो कौन सा होता है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। फ्रेंड्स आपको बताना है निजेरिया गोनोरिया की वजह से क्या होता है और हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से कौन सी डिजीज कंडीशन कॉज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिकल असेप्सिस डिफर्स फ्रॉम सर्जिकल असेप्सिस इन दैट इट इज एम्ड एट, जो मेडिकल असेप्सिस है वो सर्जिकल असेप्सिस से क्या है? डिफरेंट है। क्यों है डिफरेंट? आपको बताना है। ए प्रिवेंटिंग द ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बी किलिंग ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सी स्टरलाइजिंग ऑल इक्विपमेंट, डी प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनटू द बॉडी। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए प्रिवेंटिंग द ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो मेडिकल असेप्सिस है वो सर्जिकल असेप्सिस से डिफरेंट क्यों है? क्योंकि मेडिकल असेप्सिस क्या करती है? जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके ट्रांसमिशन से प्रिवेंट करती है। तो फ्रेंड्स ये भी ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, ऑल एल्डरली टेंड टू बी मोर ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन बिकॉज ऑफ, जो एल्डर पर्सन होते हैं यानी कि जो भी बुढ़े व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं? मोस्ट ससेप्टेबल होते हैं इन्फेक्शन के प्रति, यानी कि इन्फेक्शन वो जल्दी से गेन कर लेते हैं, इन्फेक्ट वो जल्दी हो जाते हैं। क्यों होते हैं? इसका कारण आपसे पूछा गया है। ए पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस, वो टाइम पे खाना नहीं खाते या फिर वो बैलेंस डाइट नहीं लेते। बी इंक्रीज्ड एक्सपोजर टू पैथोजेंस, जो भी पैथोजेंस होता है उससे वो एक्सपोज हो जाते हैं। सी ए डेक्लाइन इन इम्यून फंक्शन, जो इम्यून फंक्शन है वो डेक्लाइन हो चुके हैं। डी लैक ऑफ एक्सरसाइज, उनकी जो एक्सरसाइज रूटीनली हो रही थी वो अब नहीं हो पा रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी ए डेक्लाइन इन इम्यून फंक्शन। अगर किसी भी पर्सन का इम्यून जो फंक्शन है वो डेक्लाइन हो जाता है तो फिर वो इन्फेक्शन के प्रति मोर ससेप्टेबल हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज सिक्रेटेड बाय, जो CSF है वो कहाँ से सिक्रेट होता है? ऑप्शन आपके सामने है, ए अरेक्नोइड विलाई, बी पॉन्स, सी सेंट्रल सल्कस, डी कोरोइड प्लेक्सस। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन डी कोरोइड प्लेक्सस। कोरोइड प्लेक्सस से CSF का सिक्रेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू इरिक्सन्स साइकोसोशियल थ्योरी व्हाट इज द डेवलपमेंटल टास्क ऑफ ए टॉडलर, जो इरिक्सन की साइकोसोशियल थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग टॉडलर जो एज होती है उसके अंदर कौन सा डेवलपमेंट हो जाता है या कौन सा डेवलपमेंटल टास्क वो अचीव कर लेता है? ऑप्शन देखिए, ए ऑटोनॉमी वर्सेज सेम, बी ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट, सी इंडस्ट्री वर्सेज इन्फीरियोरिटी, डी इनिशिएटिव वर्सेज गिल्ट। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए ऑटोनॉमी वर्सेज सेम। इरिक्सन साइकोसोशियल थ्योरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बार बार सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में इरिक्सन थ्योरी और मास्लो हायरार्की थ्योरी इन दो से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसका जरूर ध्यान रखिए। यहाँ पे जो टॉडलर है उसकी एज आपको बतानी है, टॉडलर की एज आपको बतानी है और साथ में जो BCD तीन ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तीनों ऑप्शन कौन सी एज में आपको दिखाई देंगे, यानी कि कौन सी एज में ये अचीव हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये भी आपको बताना है। जो इरिक्सन थ्योरी है वो आपको पढ़नी है, अच्छे से पढ़ने के बाद आपको ये आंसर आपको बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
द मोस्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इंडिकेटर ऑफ हेल्थ स्टेटस इज, इनमें से कौन सा एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मोस्ट हेल्थ स्टेटस का इंडिकेटर है? ऑप्शन आपके सामने, ए क्रूड डेथ रेट, बी कैश फर्टिलिटी रेट, सी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, डी एडल्ट मोर्टेलिटी रेट। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया ड्यूरिंग लास्ट डिकेड इज, जो इंडिया के अंदर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है यानी कि जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है उसका मोस्ट कॉमन कारण क्या है? ऑप्शन आपके सामने, ए हाई बर्थ रेट, बी लो डेथ रेट, सी हाई डेथ रेट, डी लो बर्थ रेट। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, हाई बर्थ रेट। जो जन्म दर है वो बढ़ रही है, जन्म दर बढ़ने की वजह से जो जनसंख्या ग्रोथ है वो बढ़ रही है, जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है वो ज़्यादा हो रहा है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। A 6-year-old child is admitted with nephrotic syndrome. Which is the significant nursing intervention to be done daily by a nurse? एक 6 साल का बच्चा है जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम से सफ़र कर रहा है और वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हुआ है। अब वहाँ पे नर्स का क्या रोल है, यानी कि कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन नर्स वहाँ पे परफॉर्म करेगी? ऑप्शन आपके सामने, ए चेकिंग टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर चेक करेगी, बी मेजरिंग मिड आर्म सर्कमफेरेंस, जो उसकी मिड आर्म सर्कमफेरेंस है उसको मेजर करेगी, सी चेकिंग कैपिलरी रिफिल, जो कैपिलरी रिफिल है वो चेक करेगी, डी मॉनिटरिंग इनटेक आउटपुट, इनटेक आउटपुट को मॉनिटर करेगी। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मॉनिटरिंग इनटेक आउटपुट। नर्स का यही काम रहेगा कि उसके जो इनटेक आउटपुट है वो मॉनिटर करे। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, देखिए डिजीज कंडीशन को पढ़ लीजिए अच्छे से। नेफ्रोटिक सिंड्रोम किडनी की डिजीज कंडीशन है तो सीधी सी बात है उसका इनटेक आउटपुट मॉनिटर करना पड़ेगा। आप मिड आर्म सर्कमफेरेंस से पता नहीं लगा सकते और आप टेम्परेचर से भी पता नहीं लगा सकते, कैपिलरी रिफिल से भी आप पता नहीं लगा सकते। तो फ्रेंड्स आप अपना कॉमन सेंस यूज़ करें, कहाँ से जो क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है, उसमें क्या पूछा जा रहा है, आपका आंसर बिल्कुल सही निकल के आ जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीपिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। ये क्वेश्चन मैंने जो सेकंड मॉडल टेस्ट पेपर है उसके अंदर भी पूछा था और मैंने आपको कहा भी था कि आपको आंसर बताना है। फ्रेंड्स मैंने वहाँ पे बताया था आपको जो फीमेल हेल्थ वर्कर है और मेल हेल्थ वर्कर है उनके जो सभी फंक्शन है वो मैंने बताए थे एक्सेप्ट एक को छोड़कर, वहाँ पर भी मैंने बताया था ये काम किसका होता है। चलिए इसमें भी देख लेते हैं। जो बर्थ सर्टिफिकेट और जो डेथ का सर्टिफिकेट का जो रिकॉर्ड होता है वो रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। ऑप्शन ए की, ए डॉट्स वर्कर, बी आंगनवाड़ी वर्कर, सी ANM, डी MHW मेल हेल्थ वर्कर। और यही क्वेश्चन मैंने वहाँ पर भी पूछा था और मैंने बताया भी था जो बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट का रिकॉर्ड होता है वो कौन रखता है, ANM। यहाँ पे ऑप्शन जो सी है वो है करेक्ट आंसर, ANM। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एन 18-month-old child was brought to the Well Baby Clinic for booster dose of DPT vaccine. Which among the following muscle is preferred by the nurse to administer vaccine? फ्रेंड्स जो DPT की वैक्सीन है उसकी बूस्टर डोज एक 18 मंथ के बेबी को आपको लगानी है और वो कहाँ पे आया है, वेल बेबी क्लिनिक के ऊपर। वहाँ पे आपको DPT की वैक्सीन लगानी है, कौन सी, बूस्टर डोज वाली। अब आपको बताना है यहाँ पे कौन सी मसल आप प्रीफर करोगे, यानी कि कौन सी मसल के अंदर आप वो इंजेक्शन या जो DPT वैक्सीन है वो आप लगाओगे। ऑप्शन है कि ए डोर्सोग्लूटियल, बी वेंटरोग्लूटियल, सी डेल्टोइड, डी वेस्टस लैटरलिस मसल। फ्रेंड्स यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, वेस्टस लैटरलिस मसल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेराटोलॉजी ऑफ फेलियोट इंक्लूड्स ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस एक्सेप्ट टेराटोलॉजी ऑफ फेलियोट। साइनोटिक डिजीज कंडीशन है या एसाइनोटिक डिजीज कंडीशन है, आपको बताना फ्रेंड्स। टेराटोलॉजी ऑफ फेलियोट के अंदर सभी को इंक्लूड किया गया है, एक को छोड़कर, एक्सेप्ट से एक क्वेश्चन पूछा गया है। ए ओवरराइडिंग एयोटा, बी पल्मोनिक स्टेनोसिस, सी पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस, डी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस। टेराटोलॉजी ऑफ फेलियोट के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है, बाकी जो तीनों ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं तीनों टेराटोलॉजी ऑफ फेलियोट के अंदर इंक्लूड किया गया है। फ्रेंड्स मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर जरूर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेप इन मैनेजमेंट इज। मैनेजमेंट की फर्स्ट स्टेप क्या होती है,
ए डायरेक्टिंग, बी ऑर्गेनाइजिंग, सी बजटिंग, डी प्लानिंग। फ्रेंड्स मैनेजमेंट का क्वेश्चन है और सभी को पता है इसका आंसर। फटाफट अपना आंसर बता दीजिए। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी प्लानिंग। मैनेजमेंट के फर्स्ट स्टेप क्या है? प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। बार बार, एक बार नहीं बार बार एम्स, जीएमसीएच, ईएसआईसी सभी एग्जाम के अंदर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। जो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग है वो किस डिजीज कंडीशन का एक कैरेक्टरिस्टिक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अब की बार नहीं पूछा गया, हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ए पाइलोरिक स्टेनोसिस, बी हार्निया, सी इनफरफोरेट एनस, डी अपेंडिसाइटिस। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए पाइलोरिक स्टेनोसिस। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग कौन सी डिजीज कंडीशन का कैरेक्टरिस्टिक है? पाइलोरिक स्टेनोसिस का। फ्रेंड्स आपको बताना है हार्निया का मोस्ट कॉमन सिम्टम, हार्निया का मोस्ट कॉमन सिम्टम आपको बताना है। अपेंडिसाइटिस का मैं बता चुका हूँ, रिबाउंड टेंडरनेस आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स जरूर बताइए आप अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ए ग्रुप ऑफ 6 to 8 क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स डिस्कस ए टॉपिक इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस इज सेड टू बी। एक ग्रुप है 6 से 8 लोगों का, जो एक्सपर्ट्स है, जो क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स है, वो डिस्कस करें, अपना टॉपिक डिस्कस करें ऑडियंस के सामने। इसको हम क्या कहेंगे? ए ग्रुप डिस्कशन, बी सेमिनार, सी वर्कशॉप, डी पैनल डिस्कशन। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। फ्रेंड्स कंफ्यूज नहीं होना है, पैनल डिस्कशन इसको कहेंगे। तो फ्रेंड्स आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ द सेजाइटल स्यूचर इज कॉल्ड। अगर सेजाइटल स्यूचर प्रीमेच्योर क्लोज हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? इस टर्म को क्या कहा जाता है? ए स्केफोसिफेली, बी ऑक्सिसिफेली, सी एक्रोसिफेली, डी एनेंसिफेली। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए स्केफोसिफेली। फ्रेंड्स ध्यान रखिए स्केफोसिफेली किसको कहेंगे? सेजाइटल स्यूचर के प्रीमेच्योर क्लोज होने की टर्म को क्या कहा जाता है? स्केफोसिफेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट द इन्फेंसी एक्सटेंड्स फ्रॉम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीडियाट्रिक्स से, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की स्टेज है उसके अंदर इन्फेंसी किसे कहा जाता है? फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो आप अपना आंसर फटाफट कमेंट के माध्यम से बता दीजिए। ए बर्थ टू 4 वीक्स, बी बर्थ टू 1 ईयर, सी 4 वीक्स टू 1 ईयर, डी 1 to 3 ईयर। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 4 वीक्स टू 1 ईयर। बहुत सारे बच्चे होंगे जो बर्थ टू 1 ईयर करके आ जाएंगे, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि 4 वीक तक जो होता है वो नियोनेट पीरियड होता है, जिसके अंदर भी 2 आपने पढ़े होंगे, अर्ली न्यूनेट और लेट न्यूनेट। 0 to 7 डेज अर्ली न्यूनेट और 7 to 28 डेज लेट न्यूनेट। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान में रखना है इन्फेंसी आपको पता है 1 ईयर तक होती है, बट आपको ऐसे वैल्यूज दी जाएगी तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बर्थ टू 1 ईयर है वो करके आ जाते हैं, फिर बोलते हैं मेरा ये आंसर सही हो गया है, तो वो गलत हो गया फ्रेंड्स आपका, क्योंकि आपको वैल्यू दूसरी भी दी गई थी। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको ध्यान रखना है ऑप्शन सी 4 वीक्स टू 1 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट सीरियस साइड इफेक्ट ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन इज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बार बार कम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन सेकंड लाइन ड्रग भी है, किसकी है ये आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन देगी ए हिपेटोटॉक्सिसिटी, बी ऑक्यूलर टॉक्सिसिटी, सी ऑटोटॉक्सिसिटी, डी ब्लीडिंग डिसऑर्डर। क्या इसका मोस्ट कॉमन और सीरियस साइड इफेक्ट है स्ट्रेप्टोमाइसिन का? यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी ऑटोटॉक्सिसिटी। हियरिंग लॉस पेशेंट को हो सकता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन अगर कंटिन्यूस ले रहा है तो उसको हियरिंग लॉस होगा। फ्रेंड्स ध्यान रखिए ऑटोटॉक्सिसिटी, आपको ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, बस उसको घुमा दिया जाता है। कभी पूछ लिया जाता है कौन सी क्रेनियल नर्व डैमेज होती है, कभी पूछ लिया जाता है हियरिंग लॉस कौन सी ड्रग की वजह से होता है, इस ड्रग की वजह से क्या होता है। तो फ्रेंड्स कैसे भी क्वेश्चन आपको पूछे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको आंसर बिल्कुल सही करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेवलिंग ऑफ एन इन्फेंट्स अकर्स एट। जो क्रेवलिंग बेबी के अंदर डेवलप होती है वो कब डेवलप हो जाती है? ऑप्शन देखिए ए 8 to 9 months, बी 2 to 3 months, सी 4 to 5 months, डी 6 to 8 months। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 8 to 9 months। 8 से 9 महीने के अंदर बच्चा क्रेवलिंग करने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे फिर आप एंटीरियर फॉन्टेनल का ले लो, चाहे फिर आप पोस्टीरियर फॉन्टेनल का ले लो। फ्रेंड्स यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या है, देखिए, क्लोजर ऑफ पोस्टीरियर फॉन्टेनल टेक्स प्लेस बाय, जो पोस्टीरियर फॉन्टेनल है वो कब क्लोज हो जाता है। ऑप्शन देखिए, ए 6 वीक, बी 8 वीक्स, सी 12 वीक्स, डी 18 मंथ्स। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 6 वीक्स। फ्रेंड्स बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पोस्टीरियर फॉन्टेनल 6 वीक के अंदर क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के इसे पूछा जाता है कि सबसे पहले इनमें से कौन सा फॉन्टेनल क्लोज होता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आपसे क्वेश्चन में एंटीरियर फॉन्टेनल के बारे में भी पूछा जा सकता है। अगर आपको एंटीरियर फॉन्टेनल के बारे में पूछा जाए तो आपको आंसर करना है फिर ऑप्शन डी 18 मंथ्स। एंटीरियर फॉन्टेनल अगर आपको पूछा जाए तो ही आपको 18 मंथ्स करना है, अदरवाइज अगर पोस्टीरियर फॉन्टेनल पूछे तो आपको 6 वीक करेक्ट आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट बुलिमिया नर्वोसा इज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। बुलिमिया नर्वोसा एक ईटिंग डिसऑर्डर, आपको पता है बुलिमिया नर्वोसा। फ्रेंड्स आपको बताना है बुलिमिया नर्वोसा के अंदर क्या होता है, यानी कि कौन कौन से साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है ये मैं बता देता हूँ। बुलिमिया नर्वोसा को ट्रीट करने के लिए कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस यूज ली जाती है। ऑप्शन ए एंटी डिप्रेसेंट्स, एग्जाम्पल भी दिया गया है ब्रैकेट के अंदर SSRI। SSRI का मतलब जानते हो, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। नेक्स्ट है बी थायमिन IV थायमिन देंगे, सी बेंजोडाइजेपिन्स देंगे, डी IV ग्लूकोज 10% आप दोगे। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए एंटी डिप्रेसेंट्स। एग्जाम्पल आपको दे रखा है SSRI। इसकी जो भी ड्रग आती है SSRI की, वो ड्रग्स आप यूज कर सकते हो बुलिमिया नर्वोसा को ट्रीट करने के लिए। फ्रेंड्स एनोरेक्सिया नर्वोसा एक जो टर्म है वो भी आती है, एक होता है बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा के अंदर क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो पेशेंट है वो खाना खाता है, और एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर क्या होता है, वो खाना बिल्कुल भी नहीं खाता है, उसको डर लगता है कि मैं कहीं मोटा ना हो जाऊं। और जो बुलिमिया नर्वोसा का होता है जो पेशेंट, उसको इतनी भूख लगती है वो हाथी जैसा हो जाता है। फ्रेंड्स उसको पता नहीं होता है, उसको मतलब कुछ भी पता नहीं होता है कि हमारा पेट भरा हुआ है, खाली है, फिर भी वो खाते रहता है। वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रेन रीजन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलंटरी मसल्स मूवमेंट पोस्चर एंड बैलेंस। वो ब्रेन का कौन सा रीजन जो रेस्पॉन्सिबल होता है कोऑर्डिनेशन, वॉलंटरी मस्कुलर जो मूवमेंट होते हैं उनके कोऑर्डिनेशन, पोस्चर और बैलेंस के लिए। फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नर्वस सिस्टम का क्वेश्चन है। ए सेरिब्रल कॉर्टेक्स, बी सेरिबेलम, सी स्पाइनल कॉर्ड, डी मेडुला ऑब्लोंगेटा। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी सेरिबेलम। सेरिबेलम कोऑर्डिनेट यानी कि जो भी वॉलंटरी मस्कुलर मूवमेंट्स है उसका कोऑर्डिनेशन के लिए, पोस्चर के लिए और बैलेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। फ्रेंड्स आपको बताना है मेडुला ऑब्लोंगेटा किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपीटेटिव अनकंट्रोलेबल थॉट्स एंड एक्ट्स, एग्जाम्पल रिचुअल्स, रिजिडिटी, इनफ्लेक्सिबिलिटी इज टर्म्ड एज। रिपीटेटिव अनकंट्रोलेबल थॉट्स, फ्रेंड्स सीधी लैंग्वेज में हम कहे तो हम कह सकते हैं, यदि कोई पर्सन यानी कि लॉक करके गया अपने गेट को, फिर वो कुछ से आगे जाता है, फिर वापस वो सोचता है मैंने गेट को लॉक किया या नहीं किया, वो वापस आके देखता है लॉक लगा हुआ है, फिर से वो आगे जाता है, फिर से वापस सोचता है, तो वो क्या है, वो रिपीटेटिव और अनकंट्रोलेबल थॉट है जो उसके अंदर रिकरेंट यानी बार बार उसके अंदर डेवलप हो रहे हैं। इस टर्म को क्या कहा जाता है। फ्रेंड्स आपने पढ़ा भी होगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ए एप्रीहेशंस, बी फोबियाज, सी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, डी रिचुअलिस्टिक बिहेवियर। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, OCD जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट माइक्रोबियल स्ट्रक्चर्स एंड एंजाइम्स इन ह्यूमन बीइंग कंपोज्ड ऑफ। जो भी माइक्रोबियल स्ट्रक्चर्स होती है और जो एंजाइम्स होते हैं मोस्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग के अंदर वो किससे बने होते हैं। ए लिपिड्स, बी मिनरल्स, सी कार्बोहाइड्रेट्स, डी प्रोटीन्स। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी प्रोटीन्स। प्रोटीन से बने होते हैं एंजाइम, और मोस्ट ऑफ जो भी माइक्रोबियल स्ट्रक्चर होती है वो सभी किससे बनी होती है, प्रोटीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इन द हॉस्पिटल सेटिंग इज प्रिवेंटेड बाय। फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हॉस्पिटल के अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसमिट होते हैं
उससे प्रिवेंट करने के लिए इनमें से कौन सा मेथड यूज लिया जाता है? ए, डिसइंफेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स इन स्पेशल सॉल्यूशन, बी, वॉशिंग हैंड्स थ्रूली एंड फ्रीक्वेंटली, सी, चेंजिंग बेड लिनन डेली, डी, फिल्टरिंग एयर इन द हॉस्पिटल। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, वॉशिंग हैंड्स थ्रूली एंड फ्रीक्वेंटली। बार बार आपको हाथ धोना है, वो आपको हाथ धो के यानी कि 1% टू अनदर पर्सन जो ट्रांसमिशन हो रहा है इन्फेक्शन का या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वो आप उससे प्रिवेंट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपगार स्कोर इज कंसिडर्ड एक्सीलेंट इफ द स्कोर इज। एपगार स्कोर के अंदर एक्सीलेंट आप कब कह सकते हो? जब स्कोर कितना हो? ऑप्शन आपके सामने 3 to 7, बी 7 to 10, सी 4 to 6, डी 0 to 3। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सॉरी बी 7 to 10। अगर 7 से 10 एपगार स्कोर आता है तो इसको आप कह सकते हो ये स्कोर क्या है? एक्सीलेंट। बेबी क्या है? वेल, अच्छा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बार बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। करंट जेली लाइक स्टूल्स कंटेनिंग ब्लड एंड म्यूकस एमंग 3 months to 3 years ओल्ड चाइल्ड इज सस्पेक्टेड टू हैव। देखिए 3 महीने से लेकर 3 साल तक के बच्चे का जो करंट जेली लाइक स्टूल है वो आपको देखने को मिल रहा है, साथ में ब्लड भी आ रहा है। करंट जेली लाइक स्टूल्स साथ में ब्लड भी आ रहा है, तो वो बच्चा किससे सस्पेक्ट है, यानी कौन सी डिजीज कंडीशन से वो सफ़र कर रहा है? ऑप्शन आपके सामने, ए हिस्टस्प्रंग डिजीज, बी मैकल्स डायवर्टिकुलम, सी एब्डोमिनल हर्निया, डी इंटूससेप्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, इंटूससेप्शंस। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बताना है, ऑप्शन ए आपको दिखाई दे रहा होगा हिस्टस्प्रंग डिजीज। हिस्टस्प्रंग डिजीज के अंदर किस टाइप का स्टूल आपको दिखाई देता है? फ्रेंड्स आपको बताना है किस टाइप का स्टूल इसके अंदर देखने को मिलता है, आपको आंसर जरूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट माइक्रोबियल ग्रोथ। इनमें से कौन सा वो फैक्टर है जो माइक्रोबियल ग्रोथ को अफेक्ट नहीं करता है? ए मॉइस्चर, बी डार्कनेस, सी डिसइंफेक्शन, डी टेम्परेचर। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, डार्कनेस। डार्कनेस माइक्रोबियल ग्रोथ को अफेक्ट नहीं करती है, मॉइस्चर अफेक्ट करती है, डिसइंफेक्शन को अफेक्ट करता है, टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है, बट डार्कनेस कभी भी माइक्रोबियल ग्रोथ को अफेक्ट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RH नेगेटिव मदर शुड रिसीव ग्लोबुलिन। जो RH नेगेटिव मदर होती है वो कौन सा ग्लोबुलिन रिसीव करती है? ऑप्शन आपके सामने, ए लेसिथिन या स्पाइगमोमाइलिन, बी एसिटाइल कोलिनेस्टरेज, सी RH-O, डी इम्यून, डी RH-O, एम ग्लोबुलिन। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, RH-O, डी इम्यून। फ्रेंड्स आपको पता है RH-O, डी ये RH नेगेटिव मदर को ग्लोबुलिन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंटर सिंबल ऑफ अंडर 5 क्लिनिक्स रिप्रेजेंट्स। जो अंडर 5 क्लिनिक है उसके अंदर जो सेंटर है वो जो सेंटर सिंबल होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ए इम्यूनाइजेशन, बी एडिक्वेट न्यूट्रिशन, सी केयर इन इलनेस, डी फैमिली प्लानिंग। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, फैमिली प्लानिंग। जो सेंटर वाला सिंबल होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? फैमिली प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RDA ऑफ विटामिन डी फॉर ए प्रेग्नेंट लेडी अकॉर्डिंग टू ICMR शुड बी। जो विटामिन डी डेली रिक्रूटमेंट होती है प्रेग्नेंट लेडी को वो अकॉर्डिंग टू ICMR कितनी होती है? RDA का मतलब है रिकमेंडेड डेली अलाउंस। फ्रेंड्स आपको इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। RDA का मतलब होता है रिकमेंडेड डेली अलाउंस, यानी कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको विटामिन डी की डेली कितनी रिक्रूटमेंट होती है? ऑप्शन आपके सामने, ए 10 म्यूजी और 400 IU। IU का मतलब है यहाँ पे इंटरनेशनल यूनिट। बी 15 म्यूजी और 350 IU, सी 2.5 म्यूजी और 100 IU। नेक्स्ट है डी 5 म्यूजी और 200 IU। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 10 माइक्रोग्राम या फिर 400 इंटरनेशनल यूनिट। इतनी रिकमेंडेशन डेली प्रेग्नेंट और लैक्टेशन वुमन को होती है। फ्रेंड्स अगर आपको पूछा जाए एडल्ट का और यही क्वेश्चन रहे सिर्फ आपको पूछा जाता है यहाँ पे एडल्ट का, प्रेग्नेंट लेडी की जगह आपको दे दिया जाए एडल्ट, तो आपको फिर करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन सी 2.5 माइक्रोग्राम और 100 इंटरनेशनल यूनिट। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको यहीं पे पूछा जाए इन्फेंट या फिर चिल्ड्रन तो आपको आंसर करना है फिर 5 माइक्रोग्राम ऑप्शन डी और 200 इंटरनेशनल यूनिट। तो फ्रेंड्स मैंने तीनों ही
जो इन्फेंट या फिर चिल्ड्रन है उनकी वैल्यू बताइए, एडल्ट की वैल्यू बताइए और प्रेग्नेंट और लैक्टेशन की वैल्यू बता दिए। तो फ्रेंड्स आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिम्टम्स ऑफ सैलिसिलेट टॉक्सिसिटी इन टू पेशेंट नोटेड बाई नर्स फर्स्ट। इनमें से जो सैलिसिलेटेड टॉक्सिसिटी है उसकी वजह से पेशेंट के अंदर कौन सा सिम्टम्स देखने को मिलेगा और नर्स सबसे पहले कौन सा सिम्टम नोट करेगी। ए डिजीनेस, बी ड्राउजीनेस, सी टिनिटस, डी नॉन ऑफ दी अबव। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी टिनिटस। टिनिटस का मतलब होता है कान में घंटियों का बजना, यानी कि पेशेंट को ऑटोमेटिक ऐसे फील होता रहेगा कि हमारे कान के अंदर क्या हो रहा है, कुछ घंटियां जैसी आवाजें आ रही है। तो फ्रेंड्स ये टिनिटस किसकी वजह से हो रहा है, सैलिसिलेट टॉक्सिसिटी की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ ऑटोसोमल रिसीव इनहेरिटेंस इज। आपको बताने यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए, इनमें से कौन सा एक ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस का एक एग्जाम्पल है। ऑप्शन देखिए ए हीमोफीलिया, बी स्केलेटल डिसऑर्डर्स, सी सिस्टिक फाइब्रोसिस, डी क्रेनियोफेशियल डिसऑर्डर्स। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन सी सिस्टिक फाइब्रोसिस। ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है सिस्टिक फाइब्रोसिस। फ्रेंड्स आपको यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आंसर आपको जरूर बताना है। जो सिस्टिक फाइब्रोसिस है उसके अंदर कौन सा टेस्ट किया जाता है, कौन सा डायग्नोसिस किया जाता है जिससे पता चल जाए कि ये पेशेंट है वो सिस्टिक फाइब्रोसिस से सफ़र कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है होमान्स साइन आर यूज्ड टू असेस। जो होमान साइन है वो किसके अंदर देखा जाता है, या होमान साइन किसको असेस करने के लिए यूज लिया जाता है। ए वुंड सेप्सिस, बी हाइपोटेंशन, सी डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डी पैनक्रिएटाइटिस। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी डीप वेन थ्रोम्बोसिस। फ्रेंड्स पैनक्रिएटाइटिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पैनक्रिएटाइटिस के अंदर कौन कौन से साइन देखने को मिलते हैं, 2 साइन होते हैं, दोनों साइन के आपको नाम लिखने, नाम के साथ में उनके काम भी लिखने हैं कि कौन से साइन में क्या होता है। ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है ए गैंग्लियोनिक डिजीज ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट विच कॉजेज इनएडिक्वेट मोटिलिटी इज टर्म्ड एज। देखिए ये एक डेफिनेशन पूछी गई है, ए गैंग्लियोनिक डिजीज है किसकी, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की, जिसकी वजह से क्या कॉज हो रहा है, इनएडिक्वेट मोटिलिटी। उस टर्म को क्या कहा जाता है। ऑप्शन देखिए ए हिस्टस्प्रंग डिजीज, बी डायवर्टिकुलर डिजीज, सी अल्सरेटिव कोलाइटिस, डी क्रॉन्स डिजीज। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए हिस्टस्प्रंग डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स आर एज फॉलोज एक्सेप्ट। सभी अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स है ए को छोड़कर, एक्सेप्ट ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन देखिए ए है हेलुसिनेशंस, बी ट्रिमर्स, सी एंजाइटी एंड इंसोम्निया, डी यूफोरिया। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी यूफोरिया। बाकी जो 3 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं हेलुसिनेशंस, ट्रिमर्स, एंजाइटी एंड इंसोम्निया, ये किसके सिम्टम है, अल्कोहल विड्रॉल के। यूफोरिया अल्कोहल विड्रॉल का सिम्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू इंड्यूस क्लिनिकली एपरेंट इलनेस इज कॉल्ड। यानी कि जो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी जो इलनेस बढ़ाने की जो एबिलिटी होती है उसको क्या कहा जाता है। ए वायरुलेंस, बी ईटियोलॉजी, सी इन्फेक्टिविटी, डी पैथोजेनिसिटी। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी पैथोजेनिसिटी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी होते हैं या ऑर्गेनिज्म जो भी होते हैं वो इलनेस कोज करने की उनकी जो एबिलिटी होती है उसको क्या कहा जाता है, पैथोजेनिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्मल लेवल ऑफ सोडियम इन प्लाज्मा इज। सोडियम का नॉर्मल लेवल आपको बताना है किसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर। ए 97 to 106 MEQ पर लीटर, बी 135 to 145 MEQ पर लीटर, सी 60 to 100 mg पर DL, डी 90 to 196 mg पर 100 ml। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन बी 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। आपको पूरा नाम भी दिया जा सकता है MEQ पर लीटर का, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो mg पर DL कराते हैं, mg पर जो भी मतलब कुछ भी दे दिया जाता है ना गलत, वो भी करके आ जाते हैं, पढ़ते नहीं क्वेश्चन को। यहाँ पे मैंने कुछ कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन नहीं दिए, बट आपको मिल सकते हैं, केयरफुल रहिए ऐसे क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोथेरेपी इज इंडिकेटेड फॉर चिल्ड्रंस विथ। फोटोथेरेपी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो मतलब जो फोटोथेरेपी है वो किसके अंदर यूज ली जाती है, कौन से बच्चों के अंदर यूज ली जाती है। ऑप्शन देखिए ए
हाइपोग्लाइसीमिया, बी हीमोलाइटिक डिजीज, सी नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस, डी हाइपर बिलिरुबिनेमिया। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी हाइपर बिलिरुबिनेमिया, या मैं बोल सकता हूँ जॉइंडिस। जॉइंडिस से जो भी बच्चे सफ़र कर रहे होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए फोटोथेरेपी यूज ली जाती है। फ्रेंड्स, फोटोथेरेपी से बच्चे के बीच की, यानी कि जो फोटोथेरेपी में जो लाइट लगी होती है उससे बच्चे के बीच की दूरी जो होती है वो कितनी होती है आपको बतानी है। और आपको ये भी बताना है कि जो फोटोथेरेपी के अंदर जो लाइट लगी होती है वो किस कलर की होती है। दोनों क्वेश्चंस आपको बताने हैं, जिससे आपका ही बेनिफिट होगा, मेरा कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स आपको ज़रूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियरिंग सीट बेल्ट्स, सेफ्टी हेलमेट एंड अदर सेफ्टी इक्विपमेंट्स आर एग्जाम्पल ऑफ। अगर कोई सीट बेल्ट लगाता है या फिर हेलमेट वगैरह लगाता है या फिर और अदर जो भी इक्विपमेंट है यानी जिनसे बचाव हो सकता है, वो सभी किसके एग्जाम्पल है? ऑप्शन देखिए, ए टर्सरी हेल्थ प्रमोशन बिहेवियर, बी होलिस्टिक हेल्थ केयर मॉडल, सी प्राइमरी हेल्थ प्रमोशन बिहेवियर, डी सेकेंडरी हेल्थ प्रमोशन बिहेवियर। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी प्राइमरी हेल्थ प्रमोशन बिहेवियर। ये क्या है? प्राइमरी हेल्थ प्रमोशन बिहेवियर है, यानी कि खुद की सेफ्टी के लिए ही सीट बेल्ट वो यूज़ कर रहा है, खुद की सेफ्टी के लिए वो हेलमेट यूज़ कर रहा है, या फिर खुद की सेफ्टी के लिए जो भी वो यूज़ कर रहा है वो क्या है? प्राइमरी हेल्थ प्रमोशन बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉमनेस्ट ड्रग विच इज एडमिनिस्टर्ड ड्यूरिंग एन एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। जब भी एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन होती है तो इनमें से कौन सी मोस्ट कॉमन वो ड्रग है जो यूज ली जाती है, एडमिनिस्टर की जाती है? ए इंजेक्शन एफिनेफ्रिन, बी एंटी कन्वल्जेंट, सी डायूरेटिक, डी एंटीबायोटिक। तो फ्रेंड्स ये तो इजी क्वेश्चन है, आप सभी बता सकते हो इसका आंसर। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इंजेक्शन एपिनेफ्रिन। जब भी एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन किसी को भी होती है तो कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? एपिनेफ्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोनीज टेस्ट इज यूज्ड टू कंफर्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये मैंने बताया भी था कि मैं आपको जल्दी बोनीज टेस्ट के बारे में बता दूंगा। तो फ्रेंड्स बताइए यहाँ पे क्या इसका आंसर हो सकता है? बोनीज टेस्ट किसको कंफर्म करने के लिए यूज लिया जाता है? ऑप्शन ए न्यूरोजेनिक इनकॉन्टिनेंस, बी अर्ज इनकॉन्टिनेंस, सी स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, डी ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। फ्रेंड्स ध्यान रखें, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस क्यों होता है? एब्डोमेन प्रेशर बढ़ने की वजह से। अब वो एब्डोमेन प्रेशर कैसे भी बढ़ सकता है, जैसे कफिंग, स्नेजिंग, लाफिंग एंड एक्सरसाइज। इसके दौरान जो एब्डोमेन प्रेशर है वहाँ जो एब्डोमेन प्रेशर वो बढ़ जाता है और उसकी वजह से क्या हो सकता है? स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। और इसी को कंफर्म करने के लिए बोनीज टेस्ट किया जाता है। बोनीज टेस्ट को ब्लैडर स्ट्रेस टेस्ट भी कहा जाता है। फ्रेंड्स ध्यान रखें, बोनीज टेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैडर स्ट्रेस टेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्री टर्म लेबर इज व्हेन इट अकर्स बिटवीन। प्री टर्म लेबर आप किसको कहोगे? जब वो किसकी जो आपको एज दी गई है उसके बीच में अगर वो डिलीवर हो जाता है तो उस बेबी को क्या कहोगे? प्री टर्म लेबर। आपको बतानी है, आपके सामने ऑप्शन है, ए 16 to 20 वीक ऑफ गेस्टेशन, नेक्स्ट है बी 20 to 37 वीक ऑफ गेस्टेशन, नेक्स्ट है सी 32 to 36 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, ऑप्शन डी 24 to 30 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। फ्रेंड्स आपको करेक्ट आंसर करना है 20 to 37 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। फ्रेंड्स आपको ये तो पता है कि 37 से पहले 37 वीक से पहले अगर कोई भी बेबी डिलीवर होता है तो वो क्या कहलाता है? प्री टर्म बेबी। तो फ्रेंड्स आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए। 20 to 37 वीक्स ऑफ जो गेस्टेशन है, आप प्रेगनेंसी बोल सकते हो चाहे फिर आप गेस्टेशन बोल सकते हो। अगर इसके दौरान बेबी की डिलीवरी होती है तो वो क्या कहलाती है? प्री टर्म बेबी। तो फ्रेंड्स 20 वीक के बाद जो भी बेबी डिलीवर होता है वो क्या होता है? वाइबल प्रोडक्ट, वो जीवित रह सकता है, इसीलिए ये वैल्यू आपको दी गई है। तो फ्रेंड्स आप ये वैल्यू जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्लिनिकल साइन दैट ए पेशेंट इज क्लोज डेथ वुड बी। आपको क्लोज डेथ का क्लिनिकल साइन इनमें से बताना है। पेशेंट की अगर क्लोज डेथ होती है तो इसमें से कौन सा क्लिनिकल साइन आपको देखने को मिलेगा? ए पीरियड्स ऑफ एपनिया एंड इरेगुलर रेस्पिरेशंस। एपनिया के पीरियड्स पेशेंट के अंदर होंगे और रेस्पिरेशन भी इरेगुलर रहेगा। बी नोजिया दैट अकर्स आफ्टर मील। जैसे पेशेंट खाना खाएगा उसको घबराहट होगी, उसका जी मचलाएगा, यानी कि नोजिया वगैरह जैसी कंडीशन हो जाएगी, वॉमिटिंग भी उसको हो सकती है। सी पेन इज वेल कंट्रोल्ड विथ स्मॉल डोजेज ऑफ मॉर्फिन।
जब भी उसको पेन होता है तो जैसे उसको मॉर्फिन दी जाती है वो पेन कंट्रोल हो जाता है। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग बीपी, पल्स, रेस्पिरेशन, उसका जो टीपीआर बीपी यानी कि जो वाइटल साइन वो बढ़ जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि जो भी पेशेंट होते हैं क्लिनिक यानी क्लोज डेथ यानी कि वो डेथ के जस्ट करीब होते हैं तो उनके अंदर कौन सा क्लिनिकल साइन देखने को मिलता है, पीरियड्स ऑफ एपनिया, यानी कि उनको जो रेस्पिरेशन जो डिफिकल्टी है, इरेगुलरिटी है वो रहेगी। एपनिया का मतलब होता है कि सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग, यानी कि वो सांस लेना ही बंद कर देगा। तो फ्रेंड्स ये क्या है, उसका क्लिनिकल साइन है, किसका, क्लोज डेथ का। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज के इस पेपर का, द पर्सन हु बिकम्स शॉर्ट ऑफ ब्रीथ विथ लिटिल एक्सर्शन सच एज व्हेन ईटिंग ए मील हैज व्हाट काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी कंडीशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब भी पर्सन शॉर्ट ब्रीथ, देखिए आपको यहाँ पे कंडीशन दी गई है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, आपको पता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ किस में होता है। तो फ्रेंड्स ये तो सीधा सा क्वेश्चन है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है पेशेंट को जब वो खाना वगैरह खा रहा है, तो ये रेस्पिरेटरी कंडीशन क्या कहलाती है। ऑप्शन देखिए, ए स्ट्रिडर, बी डिस्निया, सी साइनी स्टॉक रेस्पिरेशन, डी हाइपर वेंटिलेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, डिस्निया। इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, डिस्निया। फ्रेंड्स ये थे 50 क्वेश्चन। नेक्स्ट जो 50 क्वेश्चन है वो एक दो दिन में आपको मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप ये सभी क्वेश्चंस जो मैंने पूछे हैं उनके आंसर आप ज़रूर दें और अपने दोस्तों को शेयर करें। साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। फ्रेंड्स जल्दी आपको मिल जाएगी और आपको इसकी पीडीएफ भी जल्दी मिल जाएगी। फ्रेंड्स आंसर क्या आपको वीडियोज़ के अंदर ही देखनी पड़ेगी, पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। थैंक यू सो वेरी मच, आप हमारे साथ ऐसे बने रहे।